नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो दोस्तों एसएससी, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, कोस्ट गार्ड आदि एग्जामों में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चन हैं या किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में एंड इसकी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो यह दोस्तों एग्जामों में पूछता है, एनडीपी भी पूछता है, जीएनपी भी पूछता है, एनएनपी भी पूछता है। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे होता है। और उसके बाद बात करेंगे एनडीपी की, तो एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगली बात करेंगे जीएनपी की, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी की बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है। अब दोस्तों अगर इसकी हिंदी में बात करें तो ग्रास का जो मतलब होता है इसका होता है सकल। यानी यहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिक का घरेलू, और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट का यहाँ पे हो जाता है आपका उत्पादन, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन इसका जो हिंदी में मतलब होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों नेट का जो मतलब होता है नेट का, तो नेट का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। और यहाँ पे दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएंगी। अगले प्रश्न में चलें तो यहाँ पे दोस्तों नेशनल इनकम निकालने के लिए जो हमें फार्मूला बनता है वो फार्मूला मेरा किस प्रकार से होता है। अगर हमें एनडीपी निकालना रहे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीजीपी में से यानी कि जीडीपी में से हमें क्या करना होता है, मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को यहाँ पे हमें घटा देना होता है। यानी डिप्रिसिएशन का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों मूल्यह्रास। उसके बाद दोस्तों जीएनपी अगर हमें काउंट करना हो तो हम जीडीपी में क्या करते हैं, या यक्स जो होता है या मेरा विदेशी आय होता है, और यम जो होता है विदेशी लोग अगर भारत में आके कुछ काम करें और यहाँ पे जो पैसा जनरेट करें अगर अपने देश में ले जाएं तो उस आय को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जीएनपी निकल जाता है। या दोस्तों इसको हम एक फॉर्मेट में और दे सकते हैं, अगर इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर लूँ एफआई में, यानी कि यह जो हो जाएंगे फॉरेन इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉरेन इनकम में। तो यहाँ पे दोस्तों फॉरेन इनकम में जैसे ही कन्वर्ट होगा यह, तो यहाँ पे इन दोनों का यक्स माइनस यम जो हो जाएगा हमारा फॉरेन इनकम में आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं क्या, नेट एफआई कर सकते हैं। तो जीएनपी प्लस नेट एफआई इज इक्वल टू हमारा हो यहाँ पे जीएनपी नहीं, यहाँ पे जीडीपी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जीडीपी हो जाएगा वह हो जाएगा जीएनपी की इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम दोस्तों बात करेंगे एनएनपी का जो मतलब होगा, यानी इसका जो फार्मूला हम निकालेंगे तो यह कैसे निकलेगा। तो यह कैसे निकलेगा, जीडीपी में हम क्या करेंगे, फॉरेन इनकम को यहाँ पे दोस्तों ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे दोस्तों डिप्रेसिएशन को यहाँ पे मूल्यह्रास को घटा देंगे। या दोस्तों इसको एक फॉर्मेट में और दे सकते हैं, एनएनपी को हम क्या फॉर्मेट दे सकते हैं, हम जीएनपी इसको दे सकते हैं, यानी कि जीडीपी प्लस मूल्यह्रास को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीडीपी प्लस मूल्यह्रास जब हमारा हो रहा था, यानी कि हम जब जीडीपी में जब हम यहाँ पे जोड़ रहे थे एफआई को यहाँ पे जोड़ रहे थे तो हमारा क्या निकल के आ रहा था, यहाँ पे जीएनपी निकल रहा था। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, जीएनपी लिख सकते हैं। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इसका एक और मतलब यहाँ पे हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है हमें इसमें बताना कि हम इसको किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय को कहते हैं, चतुर्थ को कहते हैं। तो यह दोस्तों हम किसको कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं इसको प्राथमिक क्षेत्र को, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को यहाँ पे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, मछली पालन किस क्षेत्र के अधीन आता है। तो मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कोई भी जानवर पालन हो गया, कृषि करना हो गया, यह दोस्तों जो हमारी आ जाती हैं यह आती है हमारी प्राथमिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न में चलें, सड़क हवाई अड्डा का बनना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों सड़क और हवाई अड्डा जब बनेंगे तो इसमें क्या क्या लग सकते हैं, यानी कि दोस्तों पहले तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के सामानों को हम यूज करके यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में ले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो ये यूज होने वाला है वह होने वाला है द्वितीय क्षेत्र, यानी कि आपका सड़क और हवाई अड्डा जिस भी कार्य के अंतर्गत बनेगा वो आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यह तो हो गया मेरा। अगले प्रश्न में चलें, शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में आने वाली यह तृतीय क्षेत्र में, यानी कि यह सेवा प्रदान करती है, इसलिए सेवा को हम किस में रखते हैं, तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे रखा जाता है।
तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी कितना मिलता है। हमें बताना है कि तृतीयक क्षेत्र से जो हमारी जीडीपी है वो कितने परसेंटेज में मिलती है। तो यह मिलती है आपके कितने परसेंट, 54% आपकी जीडीपी जो है यहाँ पे मिलती है। अगले प्रश्न में चलें, तृतीयक क्षेत्र में कितना, तृतीयक क्षेत्र से जीडीपी मिलता है। तो हमें दोस्तों जब हमें बताना है कि जब तृतीयक क्षेत्र से हमें जीडीपी मिलता है तो इसका रोजगार पे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे हमें रोजगार के बारे में यहाँ पे बताना है कि जब जीडीपी यहाँ पे मिलती है तो हमें रोजगार पे जो प्रभाव पड़ेगा वो किस प्रकार से होगा, हमें यहाँ पे प्रभाव हमें इसको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों रोजगार यहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसमें ऐड कर लेना है रोजगार, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से जीडीपी मिलती है तो यहाँ पे दोस्तों रोजगार कैसी होगी। तो रोजगार कैसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो रोजगार हो जाएगी, अगर दोस्तों जीडीपी आपका, अगर आपका जीडीपी अगर आपका ग्रोथ करे, अगर जीडीपी आपका हाई होगा तो यहाँ पे दोस्तों रोजगार जो होगा आपका, रोजगार भी आपका हाई हो जाएगा, यानी कि रोजगार भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर जीडीपी कम होता है तो रोजगार भी यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था, यानी कि सबसे पहली बार जब राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी तो वह गणना कौन किए थे, तो यह किए थे दादा भाई नौरोजी जी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कंटेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते हैं। इसके पहले मैंने 25 प्रश्न के 3-4 इसमें हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, कोस्ट गार्ड के लिए, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि पीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। पर कैपिटा पॉवर्टी इनकम, पर कैपिटा इनकम, पावर कम्युनिकेशन इन्वेस्ट, पब्लिक कंपनी इन्फेक्शन, यानी कि हमें इसमें बताना है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर बी जो होगा, पर कैपिटा इनकम जो सी है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले प्रश्न में चले, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन कहते हैं। ये प्रश्न मेरा हो चुका है, यह दादा भाई नौरोजी हैं। अगले प्रश्न में तृतीय क्षेत्र में जीडीपी मिलता है तो रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ता है। रोजगार क्या हो जाता है मेरा, इंक्रीज हो जाता है। अगले प्रश्न में चलें तो यहाँ पे दोस्तों यह जो प्रश्न है मेरा लास्ट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।